जय हिंद साथियों, एनटीपीसी एग्जाम 2025 को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है साथियों कि पेपर एग्जामिनर किस प्रकार का बना रहा है, तो साथियों पिछली सभी शिफ्ट के आधार पर मैंने एक पेपर साथियों तैयार किया है पूरी टीम की मदद से। इस पेपर में साथियों आप लोग जीके के सवाल देखेंगे, रीजनिंग के सवाल देखेंगे, मैथ्स के और करंट अफेयर के सवाल देखेंगे। मेरा मानना है साथियों अगर आप ये वीडियो देखकर अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए चले जाते हैं तो आपको कामयाबी का साथियों सामना करना पड़ेगा, आपको जीत हासिल होगी अपनी शिफ्ट में। तो ये सभी के सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है ना। तो साथियों सबसे पहले मैं आपके सामने 40 सवाल कराऊंगा जीके के, उसके बाद रीजनिंग के सवाल होंगे और उसके बाद मैथ्स के साथियों क्वेश्चन होंगे। तो पहले सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो उस समय साथियों भारत का शासक अकबर था, आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास यानी कि आनंद मठ ये किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। उसके बाद देखिए करके नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत फटाफट कराऊंगा साथियों, बहुत कम समय बचा है इसलिए वही चीजें आपको पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग याद रखेंगे WS सीटनकर इनका नाम है और यही नील आयोग के अध्यक्ष थे। अगला सवाल देखिए करके, किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो मैं कहूंगा साथियों जो बारदोली सत्याग्रह था ना, इसी सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी और जब से इनको कहा जाने लगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद देखिए कह रही कि किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो मणिकर्णिका आ जाए या मणिकर्णिका आ जाए, आपको साथियों क्या बता देना है? रानी लक्ष्मीबाई का नाम आपको साथियों बता देना है। उसके बाद देखिए करके, किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत से गले लगा लिया था? तो मैं कहूंगा चंद्रशेखर आजाद आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही कि राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ये किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो ये तीनों साथियों महान पुरुष किस संगठन से जुड़े हुए थे? हिंद सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या आजाद हिंद फौज या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। में कहूंगा राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। उसके बाद देखिए 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो इनकी पार्टी का नाम क्या था साथियों? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इनकी पार्टी का नाम था। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट साथियों, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो इनका नाम जगदीश चंद्र बोस था और ये सुभाष चंद्र बोस के पिता थे। उसके बाद देखिए किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? तो मैं कहूंगा साथियों देखिए क्रिप्स मिशन का संबंध है ना। साइमन कमीशन की अगर बात करें तो साइमन कमीशन का भी संबंध है और वेवेल प्लान का भी है, लेकिन न्यू डील का संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। अब नहीं है तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए संविधान के कौन से अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान है? तो मैं कहूंगा जो अनुच्छेद 243 है ना साथियों, इसी अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं आपका पेपर साथियों कैसा बन रहा है। जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है ना, जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे एग्जामिनर पेपर आपके सामने रख रहे हैं, वैसे साथियों आपके लिए 10 मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं सॉल्यूशन के साथ। यानी कि जैसे आपके रीजनिंग के सवाल तो वैसे इसमें रीजनिंग के सवाल होंगे, वैसे ही उसी टाइप के मैथ के सवाल, उसी टाइप के साथियों जीके के सवाल होंगे। तो पहली पीडीएफ तो आपको ये दी जा रही है, दूसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, है ना। क्योंकि यहां से देखा जा रहा है कि जो पिछली बार में साथियों एनटीपीसी का पेपर हुआ था ना पिछली सालों में, उसमें जो क्वेश्चंस लिए गए साथियों उसमें से भर भर के क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। तो अगर आप ये पीडीएफ को देख लेंगे तो मेरा मानना है कि बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा तीसरी पीडीएफ आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की साथियों दी जा रही है और चौथी पीडीएफ आपको साथियों विज्ञान की दी जा रही है। इसमें वन लाइनर प्रकार के क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन लिखा जस्ट उसके सामने उसका आंसर, ऐसे 500 क्वेश्चन है। मैं कहूंगा मैंने इस प्रकार से इन पीडीएफ को तैयार करवाया है कि आपको बहुत अधिक समय इन पीडीएफ को देखने में ना लगे। अगर साथियों आपके एग्जाम में कुछ घंटे हैं, मैं कहूंगा इन पीडीएफ को एक बार देख लेना, आपका पेपर साथियों क्रैक हो जाएगी। ये चारों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपीज में साथियों दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये चारों पीडीएफ आपको
भेज दी जाएंगी। अगर आप अपने एग्जाम को कम मेहनत के साथ साथियों पास करना चाहते हैं तो इन पीडीएफ को लेकर एक बार जरूर देखिएगा आप लोग। चलिए तो अब सवाल आपके सामने करें कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। मैं कहूंगा साथियों अनुच्छेद 17 की जब हम बात करते हैं तो ये स्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के इनमें से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया। तो साथियों मनी बिल को जो परिभाषित किया गया है ये साथियों अनुच्छेद 110 में किया गया, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो साथियों कौन करता है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कह सकता हूं कार्यवाहक अध्यक्ष करते हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। मैं कहूंगा साथियों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं, इसलिए का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कह रहे कि हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है। तो साथियों किसको याद किया जाता है। मैं कहूंगा पुरुषोत्तम दास टंडन को याद किया जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए करके बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पता साथियों क्या कहा जाता है, पद्मा नदी कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी होगा। साथियों मैं आपको पता इतनी तेजी के साथ क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आपके पास समय कम है और अगर कम समय में आपको परीक्षा वाला कंटेंट मिल जाए तो साथियों आपके लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि अगर एक मेरी छोटी सी कोशिश आपका सिलेक्शन करवा देती है तो मेरा मानना है कि मेरी जिंदगी में इससे अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपके लिए भरपूर कोशिश कर रहा हूं, भरपूर मेहनत कर रहा हूं साथियों मैं और हमारी टीम, कि आपका कैसे ना कैसे करके कम मेहनत के साथ कम समय है अपना, इसलिए साथियों आपका एग्जाम निकल जाए। तो आप साथियों जितनी भी क्लासेस हो रही हैं अब आपका जब भी एग्जाम है तब तक साथियों ये सारी क्लासेस आप लोग देखते जाइए और इन सभी सवालों को आप लोग तैयार करते जाइए। मेरा मानना है कि आपको साथियों कामयाबी हासिल होगी आपकी शिफ्ट में, है ना। चलिए तो सर करेंगे 49वीं समानांतर जो है ना साथियों रेखा ये किसके बीच में है। तो ये किन किन दो देशों के बीच है। मैं कहूंगा ये तो यूएसए और कनाडा के बीच है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए करके किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था। तो अबिसिनिया साथियों पता किसका पुराना नाम था, ये इथियोपिया का पुराना नाम था। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए करके गांधी सागर बांध ये किस राज्य में है। तो ये तो साथियों गांधी सागर बांध कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर है साथियों, ये मध्य प्रदेश में है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अच्छा गांधी सागर बांध किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है ये चंबल नदी पर है। अगला सवाल है कह रहे कि इस सलेम स्टील प्लांट ये कहां पर स्थित है। तो ये साथियों पता कहां पर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए साथी अगला सवाल कह रहे कि किसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अहमदाबाद की जब हम बात करते हैं तो अहमदाबाद को ही मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही था। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है यानी कि रेल कोच फैक्ट्री ये पंजाब के किस शहर में स्थित है। तो मैं कहूंगा ये तो कपूरथला में स्थित है रेल कोच फैक्ट्री। उसके बाद देखिए करके इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है साथियों, दिल्ली में स्थित है। उसके बाद देखिए करके भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत साथियों क्या आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जो उद्योग है ना, उद्योग ये साथियों माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अगला सवाल कह रहे कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है, उस दर को साथियों क्या कहा जाता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, उसको रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट उसको कहा जाता है। अगला सवाल देखिए यानी कि FCCB की फुल फॉर्म क्या होती है, मुझे बताइए। तो साथियों इसकी फुल फॉर्म फॉरेन करेंसी कॉमर्शियल बॉन्ड होती है ना, या फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बैंक्स होती है, या फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड होती है। मैं कहूंगा ये वाली आपकी जो होगी ये बिल्कुल सही फुल फॉर्म हो जाएगी और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है। तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये सभी सवाल आपको क्लास में ही तैयार करते जाना है, क्योंकि ये सवाल आपको 2 बार देखने को मिलेंगे। एक बार साथियों पहली बार आपको यहां क्लास में और दूसरी बार डायरेक्ट आप अपने एग्जाम में देखेंगे, ठीक है ना। इसलिए बहुत अपने
मन को शांत करके और बहुत ऐसे देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, मतलब कि एक नजर में ही साथियों आपको वो सवाल आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाए। कह रहे कि कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और तो मैं कहूंगा साथियों वाष्पीकरण की जब हम बात करते हैं तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और मैं साथियों कह सकता हूं कि जो क्वेश्चंस आप यहां देख रहे हैं भले उसको एक बार देखें तो ये कहीं ना कहीं आपके जो मनोमस्तिष्क का स्टोर है साथियों, आपका स्टोरेज है उसमें स्टोर हो जा रहा है। और जब कुछ दिन बाद आपका एग्जाम है ना, तो जब साथियों ये सवाल आएंगे तो आंसर आप ऑटोमेटिक लगाते जाएंगे। जो आपका माइंड कहे सबसे पहले भाई कि इन चारों में से ये जवाब होगा तो वही आपका राइट आंसर होगा, है ना। फिर उससे ज्यादा छेड़छाड़ करी तो फिर गलत आंसर आप लगा के चले आ जाओगे। चलिए तो अब अगर बात करें कह रहे कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही साथियों पेनिसिलिन की खोज की थी। कह रहे कि हाल ही में कहाँ घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन किया गया है, तो मैं कहूंगा साथियों कहां पर किया गया है, नेपाल में किया गया। 10 सवाल देख लीजिए अब साथियों करंट अफेयर के। तो घोड़े यात्रा का समारोह नेपाल देश में किया गया है और राष्ट्रपति मुर्मू जी ने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां पर किया है, तो इनका उद्घाटन साथियों इन्होंने नई दिल्ली में किया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, करके भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ है। तो यहां पर अगर बात करते हैं ना साथ, तो इंद्र 2025 ये भारत और रूस के बीच है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है, तो साथियों किस मिशन की शुरुआत की है, मैं कहूंगा न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश के पूर्व गेंदबाज पीटर लीवर का 84 वर्ष की आयु में साथियों निधन हुआ है। तो इनकी अगर बात करें ये इंग्लैंड के थे और इंग्लैंड के साथियों ये पूर्व गेंदबाज थे, पीटर लीवर इनका नाम था और 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में ही। कह रहे कि केंद्र सरकार ने कौन सी योजना बंद करने का ऐलान किया है, तो मैं कहूंगा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को बंद करने का ऐलान किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने। उसके बाद देखिए कह रहे कि भूकंप के बाद किस देश की प्रधानमंत्री ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है, तो थाईलैंड के साथ प्रधानमंत्री और इन्होंने भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है अपने देश में। कह रहे कि भारतीय बैंक संघ के अभी चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, तो साथियों इनका नाम क्या है, तो इनका नाम चल्ला एस सेट्टी है और ये भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन बन चुके हैं। अगला देखिए कह रहे कि जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत की पोजीशन 109वें स्थान पर है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए कह रहे कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है, तो साथियों कौन शीर्ष पर रहा है, मैं कहूंगा हरियाणा शीर्ष पर रहा है। हरियाणा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद साथियों यहां से आपके सामने रीजनिंग के सवाल शुरू हो चुके हैं। तो साथियों लगभग 15 सवाल हम लोग देखेंगे रीजनिंग के। इन क्वेश्चंस में से साथियों चेक करिएगा कि अगर ऐसे डिक्टो यही सेम टू सेम साथियों ऐसे सवाल आ जाते हैं तो इसमें से कितने सवाल आपके बिल्कुल सही जाते हैं। और ये सभी साथियों रीजनिंग के वो सवाल होंगे जो आपके आने की एग्जाम में पूरी संभावना है, आपकी शिफ्ट में साथियों ये सवाल आने की संभावना है। चलिए तो पहला सवाल है कह रहे कि संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा है, वहां एक पुरुष है और 5 महिलाओं से मिला, ठीक है। हर महिला की बाहों में एक बच्चा था, तो कह रहे कि डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे। देखिए संतोष एक गाड़ी में डिब्बे में यात्रा कर रहे हैं, वहां एक उसको पुरुष मिला, एक पुरुष मिला है और उसको 5 महिलाएं मिली हैं, ठीक है। 5 महिलाएं मिली हैं और कह रहे कि हर महिला की बाहों में एक एक बच्चा है, तो 5 महिलाएं हैं तो जाहिर सी बात है 5 बच्चे भी होंगे। तो कहने के डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति, तो डिब्बे में साथियों कितने 5 और 5 10 1 11 बच्चे हो जाएंगे, लेकिन डब्बे में संतोष भी तो है, तो साथियों इसमें एक और जोड़ो, यानी कि मैं कहूंगा डब्बे में 12 व्यक्ति होंगे। तो 12 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एस के एम ए आर ये 5 मित्र हैं, लंबाई में एस के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है। देखिए अगर आप इस सवाल को पूरा पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके मन में आ जाएगा, आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ और करते जाओ। यहां पर कहा गया है कि लंबाई में एस जो है ना ये के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है, तो के से छोटा कौन है साथियों, है ना,
के से छोटा है, आर से लंबा है। चलिए, तो एस जो है ना के से छोटा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एस जो है ये के से छोटा हो जाएगा। एस की अगर बात करें तो साथियों ये के से छोटा हो जाएगा, लेकिन एस जो है ना ये आर से लंबा है, तो आर से लंबा होगा। देखिए जिधर दो मुंह है ना तो वो बड़ा होगा, कहने कि एम सबसे लंबा है। अच्छा भैया एम से लंबा कोई नहीं है, एम सबसे लंबा है, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होगी। देखिए के से छोटा क्या है, के से छोटा है ना, के से छोटा मैंने गलत बना दिया, उल्टा बना दिया मैंने यहाँ पर, है ना, उल्टा बना दिया। मैंने आपको बताया सही कि दो जिधर मुंह होंगे वो सबसे बड़ा होगा, लेकिन सवाल में थोड़ी सी दिक्कत हुई। कोई दिक्कत नहीं, देखिए यानी कि लंबाई में के से छोटा एस है, तो साथियों के से छोटा एस बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। के आपका ये हो गया है ना, एस आपका ये हो जाएगा। तो एस जो है ये आर से लंबा है, आर से लंबा है, तो साथियों हम इस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि तीन लोग बैठा दिए साथियों, अब कुछ लोग यहाँ पर बाकी हैं। चलिए, तो उसके बाद कहा जा रहा है कि ए लंबाई में के से, देखिए एम सबसे लंबा है, ठीक है, एम सबसे लंबा होगा, है ना, तो एम सबसे लंबा होगा तो एम कहीं साथियों यहाँ पर जाकर आएगा, कह ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है और एस से थोड़ा सा लंबा है। अब इस लाइन को समझिए, यानी कि ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है ना, ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है, तो मैं कहूंगा साथियों जब के से थोड़ा सा कम है तो ये के बाद आ जाना चाहिए, यानी कि आपका प्रॉपर जो बनेगा वो साथियों कैसे बनेगा, ए यहां पर आएगा फिर साथियों के आएगा। ये बात समझ गए आप ना, आर है उससे बड़ा एस है, उससे बड़ा ए है और ए से बड़ा के है ना, क्योंकि के से थोड़ा सा कम है तो के से थोड़ा सा कम हो गया। कह रहे कि ए जो है ये एस से थोड़ा सा लंबा है, ए जो है ना ए ये एस से लंबा है, ठीक है, तो ए को हमने बीच में रख दिया। कह रहे कि यह बताइए कि कौन सा व्यक्ति जिससे दो व्यक्ति लंबे हैं और दो व्यक्ति छोटे हैं। अब देखिए यहां पर कहा गया था एम सबसे लंबा है, तो साथों एम आपका यहां पर आ जाएगी, ये बात क्लियर, ये के है, ध्यान रखिएगा। तो दो ए एक ऐसा बंदा है जिससे दो छोटे हैं और दो लंबे हैं, तो मैं कहूंगा ए क्या होगा, ए आपके सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल की अगर बात करें तो सभी पुस्तकें उपन्यास हैं, कुछ उपन्यास कविताएं हैं, तो जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा साथियों करते जाइए। ये पुस्तकें हो गई, कहने के सभी पुस्तकें क्या हैं, उपन्यास हैं, सभी पुस्तकें उपन्यास हो गई। कहने के कुछ उपन्यास मान लीजिए, इतने उपन्यास साथियों कविताएं हैं। तो अब निष्कर्ष को साथियों आप लोग पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आपका यहाँ पर कैसे क्या हो सकता है, फटाफट बताइए। कह रहे कि कुछ पुस्तकें कविताएं होती हैं, तो कुछ पुस्तकें कविताएं, देखिए कविताएं ये हैं, पुस्तकें ये हैं, तो कहाँ कुछ पुस्तकें कविताएं नहीं है, तो ये गलत है। सभी कविताएं उपन्यास है, सभी कविताएं उपन्यास कहाँ है भैया, कुछ कविताएं उपन्यास हैं, सभी कविताएं उपन्यास नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है जो कि बहुत शानदार सवाल है, मुझे बहुत अच्छा लगा साथियों इस सवाल को देखकर। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीले के विपरीत है। आपको इसमें साथियों पीला दिख रहा है ना, पीला आपको देखिए एक तो ये दिख रहा है, पीला का विपरीत आपको बताना है, यानी कि यहां पर कौन सा रंग होगा, पीला और कहां पर है, पीला यहां पर आपको बताना है, यानी कि यहां पर कौन सा रंग होगा, और पीला यहां पर आपको दिख रहा है, पीला का विपरीत बताइए जरा, बैगनी होगा, लाल होगा, गुलाबी होगा या नीला होगा। देखिए इतना तो मैं कह सकता हूं और आप भी इतना कह सकते हैं कि अगर पीला यहां पर है तो पीले का विपरीत नारंगी नहीं हो सकता, नीला नहीं हो सकता, तो यहां पर से साथियों आप नीला कट कर दीजिए, है ना, नारंगी इसमें है नहीं। उसके अलावा पीला अगर यहां पर है तो पीले का विपरीत साथियों के लाल भी नहीं हो सकता, नीला भी नहीं हो सकता, तो लाल भी आंसर नहीं हो सकता। पीला यहां लिखा है तो गुलाबी भी आंसर नहीं हो सकता। मैं कहूंगा साथियों पीले का विपरीत क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा, और बैगनी आपके सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि डेवलपमेंट को 458531065 लिखा जाता है, तो एनवेलप को साथियों क्या लिखा जा सकता है। कुल मिला के यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें, है ना, ये कोड भी तो हो सकता हो, जैसे कि डी का कोड हो गया 4, है ना, और ई का कोड हो गया 5 और वी का कोड हो गया 8, यही मुझे लग रहा है। तो उसी प्रकार अगर ई की बात करें तो ई का कोड साथियों क्या है, 5 है, तो देखिए ई का कोड 5 आ जाएगा, और 5 सभी ऑप्शन में है। उसके बाद एन और वी की अगर बात करें तो एन कहां पर है, एन ये है, एन का कोड 6 है तो 6 हो जाएगा, और वी की अगर बात करें, वी का कोड साथियों 8 है तो 8, तो 568 कहां पर लिखा हुआ है साथियों, 568 तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ है ना, 568 तो साथियों कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी। देखिए जरा, इन की अगर बात करें तो इनका कोड 6 है,
और कहीं पर n है और कहीं पर तो n है नहीं, क्या दिक्कत हो रही है साथियों? बताइए साथियों, यहाँ पर क्या दिक्कत आपको लग रही है? ऐसा तो नहीं साथियों ये कुछ यहाँ पर ही दिक्कत हो गई हो, है ना? तो उसके बाद चलिए साथियों उसको क्या कर सकते हैं, लॉजिक तो यही लग रहा है। चलिए अगर हम ई की बात करें तो ई का कोड क्या है साथियों? ई का कोड 5 है, देखिए 5 आ जाएगा। और ये हो गया। एल की अगर बात करें, एल का कोड क्या है साथियों? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 आ जाएगा। तो बाकी तो सब सेम नंबर लग रहे हैं, है ना? ओ की अगर बात करें तो ओ का कोड क्या है साथियों? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 हो जाएगा। और पी की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 हो जाएगा। और ई की अगर बात करें 1 2 3, 1 2 3, 0 हो जाएगा। तो अगर यहां पर हम लोग बात करें 5, है ना, 6, उसके बाद 8 5 3 1 0, 0 और ये तो लगभग लगभग मिल तो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन नंबर्स में कोई दिक्कत है, इन नंबर्स में कोई दिक्कत है, तभी हमारा आंसर नहीं आ पा रहा है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल कह रहे कि राज और राय विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। राज 3 किलोमीटर चलता है और राय 4 किलोमीटर चलता है। फिर राज दाएं घूमता है और साथियों 4 किलोमीटर चलता है और राय बाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। वे मूल स्थान से कितनी दूरी पर है? देखिए अगर मान लीजिए राज और राय यहां पर खड़ा हुआ है ना, राज और राय साथियों यहां पर खड़ा हुआ है, कह रहे कि विपरीत दिशाओं में दोनों चलते हैं, यानी कि अगर एक इधर चलता है तो एक इधर चलता होगा। कह रहे कि राज 3 किलोमीटर चलता है, तो मान लेते हैं साथियों राज ये 3 किलोमीटर ये चला, और राय 4 किलोमीटर चलता है, तो साथियों राज यहां से 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। कह रहे कि फिर राज, है ना, दाएं घूमता है, फिर राज दाएं घूमता है, ठीक है, दाएं घुमा दिया और 4 किलोमीटर चलता है, तो साथियों 4 किलोमीटर ये चला दिया, 4 किलोमीटर। कह रहे कि और राय बाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है, राय बाएं घूमता है और साथियों 3 किलोमीटर चलता है। कह रहे कि वो मूल स्थान से कितनी दूरी पर है? मूल स्थान क्या है? मूल स्थान साथियों ये है, यानी कि एक तो आपको साथियों क्या अगर बात करें साथियों आपको ये दूरी बताना है, ये दूरी बताना है और साथियों ये दूरी बताना है, तो ये कितनी दूरी होगी? देखिए मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था। क्या मैंने आपको बताया था? मैंने आपको साथियों ट्रिपलेट बताया था। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, जैसे कि ये एक त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। अगर एक की मान लीजिए ये 3 इसकी चौड़ाई है और इसकी 4 है, तो जाहिर सी बात है इसकी 5 होगी, यानी कि ट्रिपलेट जो होता है वो 3 4 और 5 का होता है। एक ट्रिपलेट होता है साथियों, पहले इसको समझ लीजिए, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो अगर मान लीजिए ये एक त्रिभुज हो गया, इसकी 3 भुजा हो गई, इसकी लंबाई 4 हो गई, तो जाहिर सी बात है ये 5 आ जाएगा। और उसी प्रकार अगर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये भी 5 आ जाएगा। मैं कहूंगा वे मूल स्थान से कितनी दूरी पर होंगे साथियों? 5 ये भी दूरी है, 5 ये भी दूरी है, तो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। 5 किलोमीटर आपके सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को साथियों देखिए आप लोग और फटाफट मुझे बताइए कि आपके इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है, बताइए मुझे। देखिए यहां पर अगर बात करें ना, आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कैसे 1 2 3 4 को कैलकुलेट करके 14 बनाया गया है, उसी प्रकार 5 6 7 8 को कैलकुलेट करके 86 बनाया गया है, और 9 और 10 और 11 को कैलकुलेट करके साथियों यहाँ पर क्या बनाया जा सकता है। बस इतनी सी बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, बताइए। देखिए साथियों अगर मान लीजिए हम इनकी गुणा कर दे, 2 एकम 2, है ना, और साथियों 3 चौक 12, तो कितना, और इनको जोड़ दे तो कितना हो जाएगा साथियों? 14 मिल जाएगा हमें, जो कि ये नंबर है। उसी प्रकार इनकी गुणा कर दे और इनकी गुणा, यानी कि 6 पंजे 30 हो गया, और साथियों 7 अट्ठे 56 हो गया, तो ये कितना बन जाएगा? 6 और 8 यानी कि 86 बन जाएगा, 86 लिखा हुआ है। उसी प्रकार इनकी गुणा करो, यानी कि 9 10 हो 90 हो जाएगा, और साथियों प्लस अगर 11 की गुणा 12 से करोगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 2 3 132 आ जाएगा, 132 इसमें जोड़ दीजिए, तो 2 आ गया, 2 आ गया, है ना, और 2 आ गया, यानी कि 222 यहां पर आ जाएगा। तो कुल मिला के 222 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी वाले में है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि भैया 0 3 1 2 को कैलकुलेट करके 14 बनाया गया है यहाँ पर। उसी प्रकार 3 5 4 2 को कैलकुलेट करके 54 बनाया गया है, तो 3 1 5 6 को कैलकुलेट करके यहाँ पर क्या बनाया जा सकता है साथियों? ये आपको यहाँ पर बताना है, बताइए। देखिए अगर हम 3 1 को जोड़ने और 2 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? ये 4 और 6, 6 दूना 12 हो जाएगा, अच्छा ठीक है। 5 2 7 7 और फिर ये 7 14 हो जाएगा, ये तो ये नहीं होगा।
अगर सातों हम ऐसा करें जिसके 3 का स्क्वायर करा लें, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। जब इनको आप जोड़ोगे ना साथियों तो 14 बैठता है और 14 यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार अगर इसकी बात करें, इसके 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर साथियों 9 होता है और 5 का स्क्वायर कितना, 25 होता है। इसको जब अगर आप जोड़ोगे तो साथियों 16 और 9 25, 25 और 25 50 और 54 आ जाए, यानी कि यहाँ पर भी 54 लिखा हुआ है। यानी कि इसको भी साथियों वही 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 6 का स्क्वायर सातों 36 हो गया। इसको आप जोड़ लीजिए, 9 और 1 10 हो जाएगा, 25 35 हो जाएगा, 35 और 35 70 और 1 71, यानी कि यहाँ पर 71 आ जाएगा। और 71 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखते हैं अगले नंबर का सवाल आपसे क्या कहता है। यहाँ पर अगर साथियों बात करें, आपसे सवाल कह रहा है कि ए बी की बहन है, तो जैसा कहता जाए साथियों वैसे करते जाइए। यानी कि ए की अगर हम बात करते हैं, ये साथियों बी की बहन है। कह रहे कि बी की माता कौन है, सी की, तो बी की माता कौन हो गई साथियों, सी हो गई। कह रहे कि सी के पिता कौन हो गए, डी हो गए, यानी कि सी के पिता कौन हो गए, डी हो गए। ठीक है, कह रहे कि डी की माता कौन होगी, डी की माता ई हो गई, तो डी की माता की अगर बात करें कौन हो गई, ई हो गई। कहने कि ए से डी का क्या संबंध, यानी कि ए से डी का क्या संबंध। देखिए बेटी और बेटी है ना, बेटी की बेटी बेटी की बेटी की बहन है कहीं ना कहीं, तो बेटी की बेटी की बहन को एक तरीके से साथियों क्या हो जाएगी, मैं कहूंगा ये ए क्या कहेगा, ए की अगर बात करें ये साथियों देखिए ये तो इसकी मम्मी हो गई, मम्मी के एक तरीके से मम्मी के पिताजी को क्या कहा जाता है, मैं कहूंगा नाना कहा जाता है। तो नाना कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल अब आप लोग देखिए और साथियों इस सवाल का आप लोग मुझे आंसर बताने की कोशिश करिए। आपसे यहां पर कहा यह जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों इस सवाल को। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि 5 लोग हैं अपनी आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए। देखिए आपकी ओर यानी कि मेरी ओर, आप समझिए आपकी ओर, तो मैं तो साथियों इधर हूं, मैं कोई इधर ऊपर को थोड़ी ना हूं, है ना। तो अगर बात करते हैं साथियों मेरी ओर मुंह करके बैठे, यानी 1 2 3 4 और 1 5, इनका मुंह किस तरफ है, मेरी तरफ है, अर्थात दक्षिण की तरफ इनका मुंह है। कह रहे कि x के बाईं ओर y है, तो x के बाईं और y यहां पर साथियों बताया गया। मान लीजिए x अगर यहां पर रख देते हैं तो x का बायां किधर हो जाएगा साथियों, इधर हो जाएगा, यानी कि इधर को साथियों y है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि z के दाईं ओर w बैठा, अभी रुक जाइए इसको, कह रहे कि x जो है ना x के दाईं ओर बैठा है v, तो x के दाईं ओर v बैठा है, यानी कि v को इधर को है। कह रहे कि w y के बाईं ओर क्या लिखा हुआ है साथियों, W जो है ये y के बाईं ओर है, तो y किधर, y का बायां इधर हो जाएगा, यानी कि W साथियों आपका यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कहने के z एक पंक्ति के एक छोर पर है, तो z एक पंक्ति के छोर पर की अगर बात करें तो साथियों यहां पर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार फिर से पढ़िए, कह रहे कि x के बाईं ओर y है, x के बाईं ओर y है। ठीक है, z के दाईं ओर बैठा है w। अच्छा, z के दाईं ओर बैठा है w, तो एक काम आप ये करिए, आप इसको यहां ना बैठा लिए, आप एक नंबर यहां से कट करके आप एक नंबर इधर को बढ़ा लीजिए और z को यहां पर बैठा दीजिए, तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही हो जाएगी। z के दाईं ओर बैठा है w, अब देखिए z के दाईं ओर बैठा है w, ये बात बिल्कुल सही हो गई। और कह रहे कि x के दाईं ओर बैठा है v, x के दाईं ओर बैठा है v, बिल्कुल सही बात है। और w y के बाईं ओर है, w जो है ना ये y के बाईं ओर है, बिल्कुल सही बात है। तो z पंक्ति के छोर पर है, बिल्कुल पंक्ति के छोर पर है। कह रहे कि तो बीच में कौन बैठा है, बीच में y बैठा है, तो y आपके सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ये सारी चीजें साथियों समझ गए आप। और अब यहां पर आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन मैथ्स के सवालों को साथियों आप लोग देखिए और मैथ्स को देखिए आपकी कितनी साथियों तैयारी हो चुकी है और कितनी तैयारी आपकी बाकी है। सवाल सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ के सवाल, इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। देखिए आपसे एक सवाल आता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, 6/10 कॉमा 3/15 है ना, कॉमा 1/20 और उसके बाद साथियों 6/35 है। क्या है साथियों, 6/35। इसका आपको क्या, इसका आपको HCF निकालना है। कभी भी अगर ऐसे बटे में नंबर हो ना और HCF कहा जाए तो आपको ऊपर वाले नंबर का HCF निकालना होता है, यानी कि 6 का, 3 का, 1 का, 6 का, इनका आपको HCF निकालना होगा। और जो नीचे वाले नंबर है 10, 15, 20, 35, इनका आपको LCM निकालना होगा और वही आपका आंसर हो जाएगा HCF बटे LCM, है ना।
तो इसको साथियों किससे कट करें ये पता, ये एक से ही कट होगा, यानी कि इसका HCF जो निकलेगा वो HCF साथियों इसका निकलेगा एक, ठीक है ना। अब LCM हम लोग निकाल लेते। LCM किसका निकालेंगे साथियों, हम लोग यहाँ पर नीचे वाले नंबर का यहाँ पर LCM निकालेंगे, जैसे कि 10 का, 15 का, 20 का, 35 का, है ना। चलिए तो 2 से कट करें साथियों, 2 पंजे, 15 का 15 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 35 का 35 आ जाएगा। 2 से कट करेंगे, 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 35 का 35 आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 3 से कट करें, 3 से हाँ 5 आ जाएगा, 3 पंजे 15, 5 आ गया, 35 का 35। अब 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5 एकम 5 एकम 5 सत्ते, एक बार 7 से ये कट होगा। चलिए तो इसको कैलकुलेट करिए, 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते कितना हो जाएगा साथियों, 420 हो जाएगा, यानी कि LCM कितना निकलेगा साथियों, 420 निकलेगा। तो ऊपर HCF आएगा, यानी कि HCF बटे 1/420 आपका आंसर हो जाएगा। 1/420 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A पर। तो ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक समझ में आया आपकी। देखिए सवाल में यहाँ पर आपसे HCF पूछा गया था, तो आपने ऊपर रखा HCF, है ना। अगर यहाँ पर LCM लिखा होता तो आप ऊपर वाले नंबर का LCM निकालते और नीचे वाले नंबर का HCF निकालते। तो ये दोनों चीजें आप लोग क्या करेंगे साथियों, याद रखेंगे। चलिए अब साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है देखिए, और फटाफट आंसर आप लोग मुझे बता दीजिए। आप लोग मुझसे पहले आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चलिए यानी कि एक फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, ठीक है भैया, एक फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। चलिए उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि मजदूरों की संख्या 20% बढ़ जाती है, मजदूरों की संख्या 20% बढ़ गई और साथियों तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी 10% घट जाए, तो सभी मजदूरों की कुल मजदूरी में पूर्व मजदूरों की तुलना में क्या परिवर्तन होगा। देखिए अगर कभी भी साथियों आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाए कि भैया ये इतनी चीज प्रतिशत बढ़ जाती है और उसके बाद इतनी प्रतिशत घट जाती है, तो बताइए कितना परिवर्तन आएगा। तो आपको एक सूत्र याद रखना है, x + y + x गुणा y/100। ये x हो जाएगा पहला प्रतिशत, y हो जाएगा दूसरा प्रतिशत, बस साथियों रख दीजिए। लेकिन यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है तो 20% प्लस का आ जाएगा, लेकिन अगर घटोतरी होती या घटता तो ये माइनस का आता। अब यहाँ पर ये घट रहा है तो ये साथियों 10 माइनस का आएगा, प्लस आ जाएगा। x कितना है 20 है, गुणा 10 कितना है, माइनस का 10 है, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। इन 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसमें से 10 बचेगा। और ये देखिए 2 में से अच्छा 2 जो होगा वो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं कहूंगा 8% यहाँ पर आ जाएगा और 8% की आपकी वृद्धि होगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखिए, कह रहे 2600 की राशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 32 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि क्या होगी। तो साधारण ब्याज की राशि आपसे यहाँ पर साथियों पूछी जा रही है। तो साधारण ब्याज का सूत्र आपको पता है, PRT/100 हो जाएगा। अब यहां पर साथियों P क्या है, P की अगर बात करें तो 2600 है, R की अगर बात करें तो 7% है, T की अगर बात करें तो 32 वर्ष है। साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है, तो P मैंने 2600 लिखा, 2600 हो गया। R की अगर बात करें 7% हो गया, T की अगर बात करें 32 हो गया, और साथियों नीचे 100 आ जाएगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। और अब आपको करा लेना है साथियों 26, 7 और 32 की गुणा, है ना। तो अगर 32 की गुणा 7 से कराते हैं तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 से 21 और 1 22 हो जाएगा, यानी कि 224 हो गया। और 224 की गुणा 26 से करा लीजिए, है ना। 6 चौक आपका 24 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 13 14 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 1 आपका 13 हो गया। और कराइए 2 से कराएंगे तो ये 8 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर साथियों 4 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 आ गया, 12 आ गया और ये 8 आ गया, ये 5 आ गया। 5824 आपका आंसर आ रहा है। लेकिन 5824 तो साथियों कहीं आंसर में ही नहीं है, तो क्या कुछ दिक्कत हुई है ना। कुछ दिक्कत हुई है साथियों, फटाफट मुझे बताइए। दिक्कत तो नहीं हुई है साथियों, आंसर तो आपका यही आना चाहिए। अच्छा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक पता क्या थी, ये 32 वर्ष नहीं थी साथियों, बल्कि ये 3 सही 1/2 वर्ष थी। क्या 3 सही 1/2 वर्ष थी, यानी कि इसका मतलब साथियों क्या होता है, 3 दूना 6, 7/2 लिखना चाहिए हमें यहाँ पर 32 वर्ष की जगह, तो 7/2 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए आपके,
2 से अगर हम इसको कट करें तो ये 13 आ जाएगा, यानी कि 13 गुणा 7 आ गया, और बटे में आपका क्या आ गया, बटे में कुछ नहीं आ गया। तो साथियों इसको आपको क्या कर लेना है, 7 सत्ते 49 कैलकुलेट करा लीजिए, 13 से गुणा करा लीजिए, 9 तियां 27 हो जाएगा, 2 चला गया, 3 चौक 12, 13 14 हो गया, है ना, और यहाँ पर 49 आ जाएगा, 7 आ गया, 13 आ गया, है ना, और साथियों 637 आएगा। 637 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और फटाफट मुझे आप लोग बता दीजिए आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए भाई, आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि कोई मिश्र धातु है, इसमें 2 तत्व हैं, तत्व नंबर 1 तत्व नंबर बी, इन ए और बी के रासायनिक मिश्रण से बना हुआ है कोई मिश्र धातु। कह रहे कि ए का भार कितना है, 28.5 ग्राम है, यानी कि ए की अगर बात करें तो 28.5 ग्राम है। तो और मिश्र धातु का भार कितना है, यानी कि ए प्लस बी कितना है साथियों, 49.5 ग्राम है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो बी तथा ए के भार का अनुपात बताइए। देखिए जब आपके पास ए का है तो इसमें से क्या बी का निकालने के लिए साथियों 49.5 माइनस ए का कर देंगे। ए कितना है, 28.5 है, तो इसको जरा घटाइए, 0 आ जाएगा, है ना। 49 में से 28 जब जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर तो यानी कि बी जो निकलेगा साथियों, बी कितना निकलेगा, 21 किलो निकलेगा, तो ये आपका बी निकल आया। अब इसको आपको साथियों क्या कैलकुलेट कर लेना, देखिए पॉइंट हटाएंगे ना और 0 बढ़ जाएगा, तो अब आपके सामने 285/210 आ गया। इसको आप कैलकुलेट करा लीजिए और अपना आंसर साथियों आप यहाँ पर दे दीजिए। 5 से अगर कट करें तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 5 दूना 10 हो गया, यानी कि और कटेगा, देखिए जरा 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 नीम 27, 19/14 आया है। 19/14 कहां पर है, 19/14 तो नहीं। अच्छा यहाँ पर बी तथा ए का भार पूछा गया है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, 14:19 हो जाएगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अब यहां पर साथियों इसको आप मान लीजिए ए की आय कितनी है, माना आपने साथियों ए की आय 100 है। अब साथियों आपको निकालना है ए की आय, बी की आय और सी की। आपने ए की आय 100 मानी है, यहां पर कहा जा रहा है कि बी की जो आय है ना, बी की आय ये ए की आय से 25% अधिक है, तो ए की आय से 25% अधिक है, यानी कि 125 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सी की आय है ना, ये सी की आय ये बी की आय से 20% अधिक है, तो इसका 20% कितना होगा वो इसमें बढ़ा दीजिए। तो 125 का 20% हम निकाल लेते हैं साथियों, है ना। ये क्या हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 पंजे 25, यानी कि इसमें 25 बढ़ाइए तो 150 हो जाएगी। तो सी की आय 150 हो जाएगी। तो कहा यह जा रहा है कि सी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, तो मैं कहूंगा 50 अधिक है। 50 अधिक है तो साथियों, है ना, 50 ही तो अधिक है। देखिए 100 से 150 है तो 50 अधिक है, इसको प्रतिशत में बदलिए तो साथियों नीचे आपका 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 50% अधिक है। 50% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखते अगले नंबर का सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि धातु की एक चादर उस समचतुर्भुज के आकार की है जिसके विकर्ण, है ना, 18 मीटर है और 20 मीटर, करके 3 रुपए प्रति मीटर की दर से चादर के दोनों पृष्ठों पर पेंट कराने का खर्च कितना होगा। ये अच्छा सवाल है साथियों, और ये अंतिम सवाल भी है, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखेंगे। चलिए तो एक जो है ना, एक साथियों समचतुर्भुज के आकार की एक चादर है। तो अच्छा आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पता है कितना होता है साथियों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे साथियों, फटाफट मुझे एक बार बताइए। चलिए तो 1/2 समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 और गुणा विकर्ण 1 और विकर्ण 2। क्या साथियों, विकर्ण 1 हो जाएगा और विकर्ण 2 की आपको क्या कराना है, आपको यहां पर गुणा कराना है। तो 1/2 लिख लिया। विकर्ण 1 कितना है, 18 है। विकर्ण 2 कितना है साथियों, 20 मीटर है। चलिए इसको कैलकुलेट कराइए तो ये आपका 10 आ जाएगा, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो निकलेगा वो साथियों 180 निकलेगा, 180 मीटर स्क्वायर निकलेगा, है ना। तो कह रहे कि 3 रुपए प्रति मीटर की दर से चादर के दोनों पृष्ठों पर अगर दोनों पृष्ठों पर तो पेंट अगर कराया जाए तो कितना होगा। देखिए
180 मीटर है, 180 मीटर है। अगर मैं 3 रुपए प्रति मीटर यानी कि 1 मीटर का 3 रुपए चार्ज देता हूं तो कितना होगा साथियों? तो कितना होगा? 18 तिया कितने हो जाएंगे? 54, यानी कि साथियों 510 हो जाएगा। अरे भाई 180 मीटर की चादर है, 3 रुपए ले रहा हो 1 मीटर का चार्ज, तो 580 ही तो हो जाएगा। लेकिन साथियों ये तो एक तरफ का होगा ना, चादर की एक तरफ का। यहां पर कहने के चादर के दोनों पृष्ठों पर दोनों तरफ पेंट कराना है, तो साथियों 540 प्लस 540 कितना हो जाएगा? 1080 रुपए इसका चार्ज हो जाएगा। तो 1080 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हो भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये था साथियों आपका अंतिम सवाल। आपको कैसी लगी आपको ये क्लास? एक बार इस वीडियो को लाइक करके बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साथियों शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा।